नमस्कार फ्रेंड्स हो। कल के वीडियो में हमने व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के बारे में उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं तथा उसकी कुछ मान्यताएं अर्थात फंडामेंटल आधारभूत मान्यताओं और व्यक्तिक अध्ययन की कार्यविधि तथा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की सावधानियाँ तथा व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के स्रोतों के बारे में चर्चा की थी। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के इस टॉपिक में अब लास्ट जो टॉपिक रह जाता है, लास्ट जो अध्ययन रह जाता है, व्यक्तिक अध्ययन विधि का महत्व। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंसी ऑफ केस स्टडी, कि इसका महत्व क्या है। तो महत्व में हमें इसके गुण और दोष दोनों की चर्चा करनी है। सामाजिक इकाइयों के अध्ययन के लिए व्यक्तिक अध्ययन विधि अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि इसके द्वारा अत्यंत सूक्ष्म और गहन अध्ययन संभव होता है। न केवल सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में इस विधि की उपयोगिता है, बल्कि मानसिक समस्याओं के लिए तो ये विधि अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होती है। मनोचिकित्सकों का मत है कि अधिकांश बीमारियां मानसिक होती हैं और व्यक्तिक अध्ययन विधि द्वारा ऐसी बीमारियों का उपचार संभव होता है। कूली ने इस विधि के महत्व की इस रूप में स्पष्ट किया है। व्यक्तिक अध्ययन विधि हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है और जीवन पर स्पष्ट रूप से प्रभाव डालती है। व्यक्तिक अध्ययन विधि के महत्व को अग्रलिखित रूप में भलीभांति स्पष्ट किया जा सकता है। व्यक्तिक अध्ययन विधि का महत्व, तो हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट स्पष्ट करेंगे कि व्यक्तिक अध्ययन विधि का क्या महत्व है। पहला इसका महत्व है अति गहन अध्ययन, मोस्ट इंटेंसिव स्टडी। व्यक्तिक अध्ययन विधि किसी सामाजिक समस्या का गहन अध्ययन करती है, क्योंकि इस विधि में अध्ययन की जाने वाली इकाई के किसी विशेष पक्ष का ही अध्ययन नहीं किया जाता, अब तो उससे संबंधित सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। वर्गीस ने व्यक्तिक अध्ययन को सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र कहा है। वर्गीस ने व्यक्तिक अध्ययन को क्या कहा है? सामाजिक सूक्ष्म दर्शक यंत्र, सोशल माइक्रोस्कोप कहा है। इससे भी विधि का महत्व स्पष्ट होता है। दूसरा जो इसका महत्व है, महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का स्रोत, सोर्स ऑफ इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस। व्यक्तिक अध्ययन विधि अनेक महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं के निर्माण में अत्यधिक सहायक होती है। इसमें अनेक इकाई का सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। कालांतर में यही प्राकल्पनाएं उस अध्ययन को दिशा निर्देश करती हैं तथा नवीन अध्ययनों के लिए भी आधार बनती हैं। तीसरा महत्व है अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का स्रोत, सोर्स ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का स्रोत। व्यक्तिक अध्ययन विधि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रपत्रों के निर्माण में सहायक होती है। अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात निर्देशिका आदि प्रपत्र कहलाते हैं। किसी वर्ग विशेष को अध्ययन करने के उपरांत अनेक महत्वपूर्ण बातें, उनकी रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ आदि की जानकारी हो जाती है।
इसके आधार पर अनुसंधानकर्ता ये निश्चित कर सकता है कि प्रश्न सूची में से किन प्रश्नों को हटा दिया जाए और किन प्रश्नों को समाविष्ट कर लिया जाए। गुडे एवं हार्ट ने भी प्रश्नावली और अनुसूची को अंतर रूप प्रदान करने में व्यक्तिगत अध्ययन के महत्व को स्वीकार किया है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रपत्रों के निर्माण करने में कोई विशिष्ट कठिनाई नहीं होती। चौथी जो इम्पोर्टेंसी है, इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिट। व्यक्तिगत अध्ययन विभिन्न इकाइयों को विभिन्न समूह में विभाजित एवं वर्गीकृत करने में सहायक होता है। यह विधि व्यक्तिगत अध्ययन में सूक्ष्मता प्राप्त करके इकाइयों के विभिन्न गुणों से परिचित करवाती है। इससे निदर्शन निकालने में भी आसानी हो जाती है। इकाइयों का वर्गीकरण एवं विभाजन, तो व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के माध्यम से विभिन्न इकाइयों को विभिन्न समूह में वर्गीकृत एवं विभाजित किया जाता है। मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक। व्यक्तिगत के अध्ययन पद्धति मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक है। हेल्पफुल इन द सोसाइटी ऑफ एटीट्यूड्स। व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तिगत रुचियों व मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययनकर्ता जब तक व्यक्तियों की रुचियों, मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों एवं विशेष परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रियाओं को नहीं समझ लेता, तब तक अध्ययन में वैज्ञानिकता नहीं आ पाती। इस प्रकार मनोवृत्तियों से संबंधित विशेषताओं को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति से ही भली भांति समझा जा सकता है। साथ ही मनोवृत्तियों में परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। छठी जो इम्पोर्टेंसी है, छठा जो महत्व है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन साइकोलॉजिकल स्टडी। व्यक्तिगत अध्ययन विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि व्यक्ति की अधिकांश क्रियाएं एवं व्यवहार उनकी मानसिक दशाओं के परिणाम होते हैं और ये मानसिक दशाएं इतनी सूक्ष्म एवं जटिल प्रकृति की होती हैं कि केवल प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की सहायता से उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं जिन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होती हैं उन्हें केवल व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। इस कारण मानसिक दशाओं का अध्ययन करने तथा मनोचिकित्सा करने के लिए व्यक्तिगत अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। अगला जो महत्व है, व्यक्तिगत अनुभवों का स्रोत, सोर्स ऑफ पर्सनल एक्सपेरिमेंट। व्यक्तिगत अध्ययन विधि व्यक्तिगत अनुभवों को प्राप्त करने का भी स्रोत है। इस विधि द्वारा अनुसंधानकर्ता को महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह विधि जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं का भी अध्ययन करती है, इसलिए अन्य विधियों की तुलना में अधिक उपादेय विधि है। प्रारंभिक नेक्स्ट जो इसका महत्व है, प्रारंभिक अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन अर्ली एक्सपीरियंस। किसी बड़े अध्ययन को प्रारंभ करने के लिए ये आवश्यक होता है कि प्रारंभिक स्तर पर ही विषय से संबंधित कुछ इकाइयों की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। जैसे अध्ययन में इकाई अथवा व्यक्ति का पर्यावरण, उसकी स्थिति, उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्व आदि, इन सब की जानकारी व्यक्तिगत अध्ययन में हो जाती है, जिसके आधार पर उपकरणों का निर्माण, निर्देशन की प्राप्ति आदि में सफलता होती है। इसी संदर्भ में लुंडबर्ग का कहना है
व्यक्तिक अध्ययन स्वयं एक पूर्णतया स्वतंत्र और वैज्ञानिक पद्धति नहीं, बल्कि वैज्ञानिक कार्यप्रणाली को व्यावहारिक बनाने वाला एक उपयोगी चरण है। नेक्स्ट जो इसका महत्व है, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार, डेवलपमेंट ऑफ रिसर्चर्स नॉलेज। व्यक्तिक अध्ययन विधि के द्वारा किसी सामाजिक इकाई से संबंधित व्यक्तिक प्रलेखों का अध्ययन करते समय अध्ययनकर्ता अध्ययन के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण करता है। इस कारण उसे स्वयं ही एक अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है जो अध्ययन की सफलता में सहायक होती है। इसी आधार पर ब्लूमर का कहना है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति इस दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है कि इस पद्धति द्वारा जब हम किसी सामाजिक इकाई से संबंधित व्यक्तिक प्रलेखों का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन से संबंधित अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि अध्ययन के प्रति उसकी रुचि में भी वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट और लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंसी है वह है सामग्री की संपूर्णता, कंप्लीटनेस ऑफ द मटेरियल। व्यक्तिक अध्ययन विधि द्वारा संकलित सामग्री स्वयं में पूर्ण होती है। अन्य विधियों से इतनी पर्याप्त मात्रा में सामग्री प्राप्त करना कठिन होता है। यह इस विधि की उपयोगिता कही जा सकती है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन विधि अधिक उपयोगी विधि मानी जा सकती है। इस संबंध में C.H. कूले का कहना उपयुक्त ही है। व्यक्तिक अध्ययन विधि हमारे बोध ज्ञान को विकसित करती है एवं जीवन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह प्रत्यक्ष रूप से व्यवहारों का अध्ययन करती है, न कि अप्रत्यक्ष व अमूर्त साधना द्वारा। तो ये व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के महत्व हुए। पुनः संक्षिप्त रूप में पॉइंट वाइज आपको बता दें। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का महत्व अति गहन अध्ययन होता है, महत्वपूर्ण प्राकल्पनाओं का स्रोत, अति महत्वपूर्ण प्रपत्रों का स्रोत, इकाइयों का वर्गीकरण व विभाजन इस पद्धति के माध्यम से किया जाता है। मनोवृत्तियों के अध्ययन में सहायक होता है यह अध्ययन। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक, व्यक्तिक अनुभवों का क्षेत्र, प्रारंभिक अध्ययन में सहायक, अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार और लास्ट में सामग्री की संपूर्णता। तो ये इसके महत्व है। अब हम इसके कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं या दोषों की चर्चा करेंगे। तो व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड। व्यक्तिक अध्ययन विधि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विधि है। फिर भी इस विधि की कुछ सीमाएं हैं जिनके कारण ये विधि पूर्णतः दोषमुक्त नहीं कही जा सकती। इन सीमाओं को इस रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब कोई अध्ययन पद्धति कैसी भी हो, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी तो होती है। तो पहली जो सीमा है, पहली जो लिमिटेशंस है वो ये है कि यह है अत्यधिक सीमित अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि बहुत थोड़ी सी इकाइयों के अध्ययन पर ही सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। ये इकाइयाँ संपूर्ण व समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती। इस कारण अन्य प्रविधियों की तुलना में व्यक्तिक अध्ययन द्वारा प्राप्त सूचनाएं कभी कभी अपूर्ण एवं अव्यावहारिक होती हैं। अतः यद्यपि इस पद्धति द्वारा विभिन्न इकाइयों का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन करना संभव है, किंतु यदि ये इकाइयाँ प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होती तो इस प्रकार के अध्ययन का महत्व नगण्य है। दूसरा इसका महत्व है अवैज्ञानिक विधि,
अनसाइंटिफिक मेथड कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति अवैज्ञानिक विधि है। व्यक्तिक अध्ययन को अवैज्ञानिक विधि कहा जाता है क्योंकि इसमें न तो इकाइयों के चुनाव और सूचना संकलन करने पर किसी प्रकार का नियंत्रण रहता है, न ही कोई निश्चित वैज्ञानिक एवं संगठित प्रविधि का सहारा लिया जाता है। इस विधि में संकलित तथ्य भी आत्मनिष्ठ होते हैं, उनमें किसी प्रकार की सार्वभौमिकता नहीं पाई जाती, अतः ये विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। तीसरी सीमा है कुछ इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष, कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू यूनिट्स। व्यक्तिक अध्ययन विधि में केवल कुछ ही इकाइयों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये इसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण सीमा कही जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि कुछ व्यक्तिक प्रलेखों एवं साक्षात्कार के आधार पर मानव समूह को प्रतिनिधित्व करने वाले निष्कर्ष निकाले जाएं तो ये निश्चय ही अध्ययन की त्रुटि कही जाएगी। नेक्स्ट इसकी सीमा है निदर्शन प्रणाली का अभाव, लेक ऑफ सैंपल मेथड। व्यक्तिक अध्ययन विधि की एक सीमा यह भी है कि इस विधि में निदर्शन प्रणाली का अभाव है। इसके कारण इसमें सही प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन नहीं हो पाता। अनुसंधान प्राय अपने ही ढंग से इकाइयों को चयन कर लेता है। इस कारण अध्ययन करते समय जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे सही नहीं होते। पक्षपात की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ बेस। व्यक्तिक अध्ययन विधि में अनुसंधानकर्ता एक व्यक्ति से संबंधित उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जो प्राय उसके जीवन में घटित होते हैं। इस कारण उसका अपना व्यक्तिगत पक्षपात उसमें आ जाता है। इस कारण इस प्रकार के अध्ययन पक्षपात पूर्ण हो जाते हैं। छठा जो दोष है वो अत्यधिक अशुद्धता, मोस्ट इम्प्योरिटी। व्यक्तिक अध्ययन विधि में डायरी, पत्र, जीवन इतिहास आदि से जानकारी प्राप्त होती है और ये सब रिकॉर्ड प्राय दोषपूर्ण होते हैं। अतः इनसे प्राप्त तथ्य भी अशुद्ध होते हैं और वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए यह अशुद्ध और अस्पष्ट विधि है। अगला जो दोष जो सीमा है वो है अप्रमाणिक तथ्य, अनवेरिफाइड फैक्ट्स। व्यक्तिक अध्ययन विधि में जिन तथ्यों का संकलन किया जाता है उनका प्रमाणीकरण संभव नहीं है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता एक व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो कुछ भी सूचनाएं संकलित करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में वैसी परिस्थितियां घटित हों ये आवश्यक नहीं होता। ऐसी स्थिति में तथ्यों का सत्यापन न होने के कारण अध्ययन के निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है अत्यधिक खर्चीली विधि। यह विधि अत्यधिक खर्चीली एवं समय साध्य है, क्योंकि किसी व्यक्ति के संबंध में तथ्य संकलन करने के लिए उसका जीवन इतिहास, डायरी, वातावरण आदि का पूर्ण अध्ययन आवश्यक है, जिसमें बहुत समय लगने की संभावना है, खर्च भी काफ़ी होगा। ये इस विधि का दोष है। दोषपूर्ण जीवन इतिहास, डिफेक्टिव लाइफ हिस्ट्रीज। व्यक्तिक अध्ययन विधि में जीवन इतिहासों का सर्वाधिक प्रयोग होता है और जीवन इतिहास प्राय दोषपूर्ण, अवैज्ञानिक तथा पक्षपातपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें अपने जीवन की घटनाओं को यथातथ्य न लिखकर बढ़ा चढ़ाकर लिखता है तथा केवल अच्छे पक्ष ही जीवन इतिहास में सम्मिलित किए जाते हैं। यदि जीवन इतिहास किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ होता है तो उसमें लिखने वाले व्यक्ति के अनुभव भी सम्मिलित
हो जाते हैं, अतः ये दोषपूर्ण होते हैं। इसी कारण इनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी दोषपूर्ण हो जाते हैं। यह इस विधि की सीमा है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है, उपर्युक्त वर्णित कुछ दोषों के आधार पर इस प्रविधि का प्रयोग अनुसंधान के क्षेत्र में कम किया जाता है, किंतु तथ्य संकलन की विधि को वैज्ञानिक बना दिया जाए तथा व्यक्ति अपने जीवन की सही जानकारी देने का प्रयास करे तो यह विधि अनुसंधान की अच्छी विधि हो सकती है। सी रोजर्स, एल्टन मेयो, अल्फ्रेड किन्से तथा जॉन डॉलार्ड आदि ने इस विधि के अध्ययन, तथ्य संकलन, लेखन व संपादन के स्तर पर अनेक सुधार किए। आशा है भविष्य में ये विधि विभिन्न सामाजिक इकाइयों व घटनाओं का सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करने में सक्षम हो सके। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का महत्व और उसकी सीमाओं के बारे में आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है। कल के वीडियो में या नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम अंतर्वस्तु विश्लेषण पद्धति का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।